सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार रेरा एक्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रेरा कंप्लायंस चेकलिस्ट फॉर बिल्डर्स। अब ये सिर्फ बिल्डर के लिए नहीं है, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, घर बेचने जा रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि बिल्डर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ड्यूटीज़ है। जो अगर आप जैसे बेच रहे हैं, आप बिल्डर हैं, बिल्डर की साइड से काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें बिल्कुल अपनी चेकलिस्ट में रखनी है। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगी तो आज हम देखेंगे कि कोई भी हम फ्लैट खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें बिल्डर को अपनी चेकलिस्ट में रखनी है बेसिकली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। रेरा एक्ट की सीरीज़ आप देख रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, तो ये आई गेस 4th या 5th वीडियो है। इससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बन चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट समझ में आए, तो ज़रूर यार कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए यार फटाफट से हम जानते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखो बिल्डर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या वो कंप्लाई करेगा, वो एक अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्री लॉन्च कंप्लायंस। प्री लॉन्च मतलब अभी एक बिल्डर है, उसके पास ज़मीन है, उसके पास आइडिया है, उसके पास पैसे हैं। ठीक है, अब वो बनाना चाहता है, वहाँ पे कुछ एक सोसाइटी बनाना चाहता है, उसे बेचेगा, पर अभी उसने लॉन्च नहीं किया कि कैसे बनेगी, कितने फ्लोर्स होंगे, कितने यूनिट्स होंगे, कुछ भी लॉन्च नहीं किया। तो प्री लॉन्च कंप्लायंस उसको कुछ करने पड़ेंगे, लॉन्च करने से पहले बिल्कुल करने पड़ेंगे। नहीं करा तो इसमें पेनल्टी हर एक स्टेप पे है। कैसे है देखो, सबसे पहले प्री लॉन्च कंप्लायंस, इसका मतलब है बिफोर एडवर्टाइजिंग या फिर सेलिंग। सेलिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, जब कंप्लीट होगा, या फिर पहले अलॉट भी होता है, पहले अलॉट होता है फिर सेल होता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग करने से पहले भी उसके मन में आइडिया आया, उसको वो चाहता है कि वो न्यूज़पेपर में डाले या फिर एफएम में निकाले या फिर टीवी में दिखाए, कहीं भी सोशल मीडिया में दिखाए, नहीं, उससे पहले उसे कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि लैंड एंड टाइटल। क्या है ये, एक एक स्टेप बस आप ध्यान से सुनते रहो, कुछ लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, सुनते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई नोट्स भी बना रहा है तो बाद में बना लेना। ठीक है, तो लैंड एंड टाइटल में क्या चेक करेगा, क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल टू लैंड होना चाहिए, कि जो जिस ज़मीन पे वो काम करने वाला है उसका कोई भी डिस्प्यूट ना हो। उसका जो टाइटल है, टाइटल मीन्स ओनरशिप बेसिकली जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कि सबको पता है कि ये इसके पास थी, तो इसकी प्रॉपर्टी या रजिस्ट्री या जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है। अब बिल्डर के पास में है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। एंड मार्केटेबल टाइटल होना चाहिए। मार्केटेबल का मतलब है कि आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर पाओ, आप उसमें कुछ भी कर पाओ, मतलब एक फ्री होना चाहिए, फ्री बिल्कुल। ठीक है, सेकेंड चीज़ इसमें आती है लैंड एंड टाइटल में टाइटल रिपोर्ट। यूजुअली बिल्डर क्या चेक करता है, देखो अगर आप बिल्डर के साइड से काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि टाइटल रिपोर्ट बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूजुअली 30 साल का सभी उस लैंड का रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये लैंड किस किस के पास से होते हुए आई है। सबसे पहले ज़मीन किसके पास रही होगी, मोस्टली सबसे पहले ज़मीन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के पास होती है, या फिर हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर रही हो, फिर उसके राइट्स चेंज कराए हों। ठीक है, यही मोस्टली सिचुएशन होती है। तो पिछले 30 सालों के सभी टाइटल रिपोर्ट्स आप चेक करोगे कि हाँ इसके पास आई तो डॉक्यूमेंट है, फिर इसके पास गई तो डॉक्यूमेंट है, तो सभी प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन इज लैंड ओनर एग्रीमेंट और डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अब जिसके पास वो ज़मीन है, फाइनली लैंड ओनर का एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर वो खुद ही है तो उसके डेवलपमेंट का एक एग्रीमेंट बनाएगा। ठीक है, अगर देखो उसी का है तो उसके पास अपनी ज़मीन के कागज़ होंगे, और अगर ज़मीन किसी और की है, वो सिर्फ उसमें बनाने वाला है, तो वो एक एग्रीमेंट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब लैंड का टाइटल क्लियर होगा। सेकंड है प्री लॉन्च में अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस। ये क्या होता है, किस किस से अप्रूवल लेगा, लेआउट प्लान का अप्रूवल लेगा। ठीक है, अपना प्लान बनाएगा, उसका अप्रूवल लेगा, किससे, जो भी उसकी कंसर्न अथॉरिटी होगी। मान लो अगर वो एक यूपी में बना रहा है, गाज़ियाबाद में बना रहा है, तो गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली में है तो डीडीए है, ऐसे अपने स्टेट में अपनी सिटीज़ में अलग अलग अथॉरिटी होती है। ठीक है, नाउ बिल्डिंग प्लान सैंक्शन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कि अब शुरू करने वाला है। वैसे ये सारी चीज़ें वो रेरा को भेजता है अपने, अब तो रेरा बन चुका है, 2016 के बाद से 17 से अप्लाई हो गया था, तो रेरा बन चुका है, तो अपनी रेरा अथॉरिटी में ये सब फाइल करता है कि भैया मेरा लेआउट प्लान ये है, बिल्डिंग मेरी इस तरीके से बनेगी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंने ले लिया है और मैं सारी चीज़ें कंप्लाई करूँगा, और मेरे को दे दो आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मतलब अब मैं शुरू कर सकता हूँ। इसे आप कभी भी सीसी मत बोलना, बिकॉज सीसी हम
कंप्लीशन सर्टिफिकेट को बोलते हैं और वो लास्ट में मिलता है। ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, उसको पूरा ही बोलो, ठीक है। तो ये है दो चीज़ें प्री लॉन्च में। नाउ अब आता है, इस प्री लॉन्च में ही है, प्री लॉन्च में अगला आता है रेरा का रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंडेटरी है। अभी कैसे कराएगा भैया, आपने सारी चीज़ें, अपना जो भी आइडिया था वो आपने डॉक्यूमेंटेड करके रेरा अथॉरिटी को दे दिया, ठीक है। रजिस्टर प्रोजेक्ट विद स्टेट रेरा अथॉरिटी इफ़ रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना उसे, अगर आपने नहीं देखा तो उसके बाद भी आप ये वीडियो देख सकते हो और इस वीडियो के बाद भी आप सेक्शन 3 देख सकते हो। अभी बस इतना याद रखो कि रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, अपने पूरे आइडिया को डॉक्यूमेंटेड करके स्टेट रेरा अथॉरिटी में देगा और फिर सेक्शन 3 जो भी अगर कंप्लाई होता है उस पर रेरा लगता है तो फिर वो उस हिसाब से आगे डील होगा, क्योंकि रेरा सब पे नहीं लगता ना, कंडीशन है कि आपका प्लॉट का साइज़ इतना होना चाहिए, ठीक है ना, आपकी यूनिट्स इतनी होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन मैच होती है तो रेरा लगता है। तो जो भी कंडीशन है सेक्शन 3 का वीडियो में बताई गई है, आप वो ज़रूर देखना। तो रेरा का रजिस्ट्रेशन तीसरा स्टेप है प्री लॉन्च, मतलब अभी आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, या फिर कमेंसमेंट। डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड ऑन रेरा पोर्टल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। प्रोमोटर की डिटेल, प्रोमोटर कौन होता है, बिल्डर, जिसे हम बिल्डर बोलेंगे वही प्रोमोटर है इस पूरे एक्ट के लिए। प्रोजेक्ट की डिटेल बताएंगे भैया, क्या लेआउट प्लान है, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, कितने यूनिट्स है, कितने फ्लोर है, कितने टावर्स है, कहाँ पे पार्क है, कहाँ पे कुछ भी, जो भी सारी चीज़ें। टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन, कि हम कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। आप कुछ ऐसा नंबर नहीं लिख सकते वरना रेरा उसे रिजेक्ट कर देगा। आपने लिख दिया 20 साल में कंप्लीट करूँगा, भाई क्यों। कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट की डिटेल्स जाएंगी, बिकॉज इनके कई सामने इनकी परमिशन चाहिए होती है बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में। आप देखेंगे जो भी मैप होगा उसमें आर्किटेक्ट के साइन होते हैं, ठीक है। परफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर अग्रीमेंट फॉर सेल, आप बनाएंगे अपना, वो अप्रूव कराएंगे रेरा से। रेरा हर किसी ने एक अपना अपना एग्रीमेंट बना रखा है कि देखो आप अलॉटीज़ के साथ जो भी एग्रीमेंट करेंगे वो ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट दे रखा है। लेकिन हर बिल्डर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता है, तो वो जो मॉडिफाई करेगा उसको अप्रूव करवाएगा कहाँ से, रेरा अथॉरिटी से। वरना वो रेरा वाला यूज़ कर रहा है तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका परफॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर क्या होगा और एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होगा, दोनों ही चीज़ें। अब ये दोनों क्या होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं। अलॉटमेंट मतलब जैसे आपने एक यूनिट बुक कराया, आज मैंने आपको अलॉट कर दिया, मैं बिल्डर हूँ, ठीक है, मैंने दे दिया आपको अलॉटमेंट लेटर, दिस यूनिट नंबर लिख के, आपका नाम सो एंड सो, डेटेड ये, आपको ये वाला यूनिट इतने एरिया का सब चीज़ें मेंशन करके आपको अलॉट कर दिया। बिल्डर के लेटर हेड पे होगा, स्टैंप होगी और आपके साइन हो जाएंगे, डन। अब अग्रीमेंट फॉर सेल उसके बाद का स्टेप है कि भैया अब हम आ गए हैं बिल्कुल लेटर स्टेज पे, जब आपके नाम पे रजिस्ट्री होने वाली है, या फिर रजिस्ट्री नहीं भी होने वाली है पर अलॉटमेंट के बाद का स्टेप है, थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं। अब हम पेमेंट लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट तो सिर्फ बुकिंग अमाउंट से हो सकता है, लेकिन अग्रीमेंट फॉर सेल पे आप 10% अमाउंट ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये होता है एक लेटर स्टेप। नाउ अब है ये कौन सा था, देखो अगर आप थोड़ा सा स्किप कर गए, भूल गए हो, तो ये था प्री लॉन्च कंप्लायंस, ठीक है। और अब हम सेकंड करने वाले हैं बिल्डर की चेकलिस्ट में फाइनेंशियल कंप्लायंस। इसकी कुछ फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, जैसे 70% जो भी आप अलॉटीज से पैसा लोगे 70% एस्क्रो अकाउंट का रूल है। अभी क्या रूल है समझते हैं। देखो जितना भी आपने बायर से पैसा लिया उसका 70% ऑफ फंड फ्रॉम बायर मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट, जो कि होगा कहाँ, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। एस्क्रो अकाउंट में ये होता है कि ना पैसा कंप्लीटली आपके पास है, ना ही पैसा थर्ड पार्टी के पास है। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कुछ परमिशंस के साथ आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जिन कंडीशन के लिए विड्रॉ करते हैं उन्हीं कंडीशन के लिए आप कर सकते हैं जो वहाँ पे मेंशन करवाई है। फंड्स टू बी यूज्ड, एस्क्रो का पैसा कहाँ यूज़ होगा, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में या फिर लैंड की कॉस्ट में। ज़मीन खरीदने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और बनाने के लिए जितना लग रहा है आपको वही यूज़ करना है। ये रेरा एक्ट बोलता है आपको, उसके अलावा कहीं नहीं। जो 30% बच गया उसको आप कहीं भी यूज़ करो, आपके अपने प्रॉफिट हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो सकती है, आपका कुछ और भी काम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 70% सिर्फ उसी काम के लिए जिस काम के लिए आपने ये काम शुरू किया है। सेकेंड इज फाइनेंशियल में आता है विड्रॉल कंडीशन। अब पैसा आप निकालोगे कैसे, यहीं पे तो चाहिए भैया परमिशन। किस किस की परमिशन चाहिए, जैसा जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाएगा उसके रेशियो के बेसिस पे आपको इंजीनियर की परमिशन, आर्किटेक्ट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों की परमिशन एक साथ चाहिए, तभी उस स्टेप में पैसा निकलेगा। कहाँ से, एस्क्रो से। ये चीज़ है। थर्ड इज ऑडिट कराना पड़ेगा, एनुअल ऑडिट होगा सभी अकाउंट्स का, और सीए सर्टिफिकेशन चाहिए कन्फर्मिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस पैसे का हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कितना बचा है विड्रॉल वाला, और कितना बचा है अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें का ऑडिट होगा और उसकी एक स्टेटमेंट बनेगी। अब आप कहेंगे बनेगी तो
तो भाई ये रेरा में सबमिट होगी। आप कैसे होगी आगे देखेंगे। तो ये सेकंड कंप्लायंस है जो कि बिल्डर को ध्यान में रखना है और आपको भी ध्यान में रखना है, वो है फाइनेंशियल कंप्लायंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कंप्लायंस। अब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी ऐड हो, एफएम में क्यों ना हो, जो एफएम में क्या होते हैं एड्स, विजुअल नहीं होते ना, सिर्फ ऑडियो होती है, वहाँ पर भी आपका रेरा नंबर बोला जाएगा। रेरा बोलते हैं, अगर आपने कभी भी एफएम में किसी भी बिल्डर का ऐड सुना हो ना, तो वो रेरा अप्रूव्ड बोलेगा या रेरा कुछ भी बोलेगा, यूपी रेरा नंबर पूरा बोलेगा, 1800 जो मर्जी बोले वो, लेकिन बोलना पड़ेगा। कोई भी पैम्पलेट है, होर्डिंग है, A to Z कुछ भी चीज़ें, इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, आपका रेरा नंबर रजिस्टर उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भाई नप जाओगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि रेरा इन्हीं चीज़ों को ढूंढता है और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए आपसे पेनल्टी। बात खत्म। तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर, हर एक चीज़ में, हर एक एडवर्टीजमेंट में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। वेबसाइट लिंक टू रेरा प्रोजेक्ट पेज। अब आपका जो पेज है, क्योंकि हर एक प्रोमोटर को एक आईडी मिलती है, आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड वो सब कुछ मिलेगा, उसमें आपका पूरा चिट्ठा होता है उस प्रोजेक्ट को लेके, तो वहाँ पे आपको वो जो लिंक है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस क्या है कि भैया फॉल्स प्रॉमिस नहीं करोगे, मार्केटिंग में ही बात हो रही है, तीसरा है ये। और कोई भी आप ऐसी झूठी चीज़ें नहीं बोलोगे कि जो आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, झूठी एमिनिटीज़ के वादा नहीं करोगे, पजेशन झूठी नहीं, डेट नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग ब्रोशर्स नहीं होने चाहिए कि लिख दिया बहुत सारी चीज़ें और जब जैसे कंप्लीट हो रहा है दिख रहा है कुछ भी नहीं है, तो ये आपका कंप्लायंस नेगेटिव हो जाएगा और आप नप जाओगे। और एड्स जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट, सभी लीगली बाइंडिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता, मेरा ऐड तो शायद मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने चला दिया होगा, जिम्मेदारी आपकी है भाई, उसको प्रूफ करो, जो मर्जी करो, लेकिन आप नप जाओगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो ये मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट कंप्लायंस हो गया। नाउ अगला है सेल एंड एग्रीमेंट कंप्लायंस। अब आप बात आ गई है बेचने तक की। ठीक है, तो अग्रीमेंट फॉर सेल, जो कि मैंने आपको बताया था, ये सेक्शन 13 भी कहता है कि भैया मस्ट भी रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, देखो अग्रीमेंट फॉर सेल जो बना है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड होता है जब आप रजिस्ट्री कराने जाए, ठीक है ना, जैसे सेल डीड जिसे हम बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में क्या कर रखा है कि जो अग्रीमेंट फॉर सेल बनाया बिल्डर ने, उसको आप अलग से रजिस्टर कराओगे अथॉरिटी के पास जाके, और फिर जो रजिस्ट्री होगी वो तो अलग चीज़ है। तो अग्रीमेंट फॉर सेल मस्ट, ये भी रजिस्टर होना चाहिए, एक्ट बोलता है। अब ये हर स्टेट इसको अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपका ये लोकल लेवल पे बात है, लेकिन एक्ट कहता है भैया रजिस्टर तो होना ही चाहिए। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए जो भी रेरा ने दिया है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद एडवांस रिस्ट्रिक्शन, मतलब कैनॉट टेक मोर देन 10% एडवांस विदाउट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हुआ नहीं है उसे 10% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। जब अग्रीमेंट होगा उसमें लिखा रहेगा कि कैसे कैसे पैसे लेने हैं, उस हिसाब से आप फिर अलॉटी से पैसे ले सकते हैं। और जो रजिस्ट्री होगी वो किस पे होगी, हमेशा कारपेट एरिया पे ही बेचा जाएगा। कारपेट एरिया क्या होता है, देखो कारपेट एरिया का मतलब है आपको जो अपार्टमेंट के अंदर पूरा स्पेस मिल रहा है, एक्सक्लूडिंग आपकी जो ये वॉल्स हैं, जो वॉल ने एरिया कवर कर लिया ना, वो सब, अगर वो सब हैं, मतलब बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, कारपेट एरिया वो है जहाँ जहाँ आप घर में ना नीचे कारपेट बिछा सकते हैं। अब वो देखो बालकनी का एरिया एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, बाकी और क्या चीज़ें बची, जो वॉल्स कवर कर रही है वो थोड़ा थोड़ा एरिया भी हट जाएगा, लेकिन जो भी बच गया फिर बाकी सारा का सारा आपका कारपेट एरिया है। ठीक है, तो कारपेट एरिया के ही बेसिस पे होगी, सुपर एरिया के बेसिस पे नहीं होगी। सुपर एरिया में आपका कॉमन एरिया का पोर्शन भी आ जाता है, स्टेयर्स आ गई, लिफ्ट का आ गया, आपका गैरेज आ गया, वो नहीं, गैरेज कहीं आता है कहीं नहीं भी आता है, लेकिन वो नहीं आएगा, उसके बेसिस पर रजिस्ट्री नहीं होगी। पार्किंग बेचनी है अलग से बेचो, इसमें नहीं होगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब है भैया एक और कंप्लायंस जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लायंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लायंस मतलब टाइमलाइन जो दी है उसको ध्यान में रखोगे, कंप्लीट करोगे प्रोजेक्ट विद इन डिक्लेयर्ड टाइमलाइन। कोई भी इशू हो जाता है तो उसके लिए फटाफट से एप्लीकेशन लगाओगे, परमिशन लोगे, मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई आपको ही दिक्कत होगी, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बहुत अलग चीज़ है। क्वार्टरली अपडेट्स दोगे रेरा को हर 3 महीने में, कंस्ट्रक्शन कितनी हुई, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बेचे गए, और स्टेटस ऑफ अप्रूवल्स, जो भी आपने अप्रूवल्स लिए उन सबका क्या क्या स्टेटस है, क्वार्टरली आपको अपने पोर्टल पे अपडेट करना होगा, रेरा को बताना पड़ेगा। नाउ क्वालिटी कंप्लायंस, क्वालिटी मतलब आप हमेशा ही अप्रूव्ड प्लान को फॉलो करोगे, जो आपका प्लान अप्रूव हुआ है वही क्वालिटी रखोगे, और नो अनऑथोराइज चेंजेस, कुछ भी अनऑथोराइज चेंज नहीं करोगे। देखा ना आपने 3-4 साल शायद हो गए होंगे, सुपरटेक का एक नोएडा में बहुत बड़े ट्विन टावर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा, हटा दो भाई, ध्वस्त कर दो, तो वो बॉम्ब से उड़ाए गए थे, सबने लाइव टेलीकास्ट देखा था उसका। तो ऐसा इस लेवल तक बात ना पहुँचे तो आपको ये सब चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट इज हैंड ओवर एंड पोस्ट कंप्लीशन। अब प्री कंप्लीशन मतलब प्री लॉन्च हमने देखा था, अब पोस्ट कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया, सब कुछ बन गया, अब आप दोगे हैंड ओवर, ठीक है ना, सौंपोगे प्रोजेक्ट किसको, अलॉटीज़ को। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम अथॉरिटी की भैया मेरा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, नाउ मेरे को दे दो कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अथॉरिटी अगर देखेगी हो गया, सब कुछ आएगी इंस्पेक्ट करने, आपको दे देगी। नाउ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये होता है कि अभी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इतना तो हो चुका है कि आप पोजेशन दे सकते हो अपने अलॉटीज़ को, तो ये उसमें फिर आपको ओसी मिल जाता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये पोजेशन से पहले ज़रूरी होता है, सीसी मिल गया तो फिर तो सब कुछ ही कंप्लीट है, ठीक है। नाउ पोजेशन टू बायस, पोजेशन टू बायस मतलब जो भी होगा वो एज़ पर अग्रीमेंट की टाइमलाइन के अनुसार होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। नाउ इतना सब कुछ हो गया, अब आप क्या करोगे, जो भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका आप फॉर्मेशन करोगे। कहीं कहीं क्या होता है, बिल्डर्स इसको देते नहीं है कि हम अभी तो हमारे पास इतने फ्लैट्स हैं, अभी हम RWA नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा होता है, बिजनेस चलता है, कॉमन एरियाज़ की सारी चीज़ें रखते हैं, मेंटेनेंस खुद इकट्ठा करते हैं और सब चीज़ें खुद ही चलाते हैं। लेकिन जब आपके फ्लैट्स बिक गए हैं आपको जाना पड़ेगा, आपका कोई राइट नहीं है, और फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी आप करोगे। ट्रांसफ़र ऑफ कॉमन एरियाज़ किसको करोगे, RWA को कॉमन एरियाज ट्रांसफ़र करोगे। तो ये पोस्ट कंप्लीशन के कंप्लायंस है जो कि आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कंप्लायंस की पूरी वीडियो है, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाउ डिफेक्ट लायबिलिटी, बेच दिया सब कुछ हो गया भाई, डिफेक्ट निकल गया, अब क्या करें, क्योंकि बिल्डर ने बनाया, नए नए में तो हमने ले लिया, बाद में देखा भैया सीलन आ रही है, पानी गिर रहा है, ये हो रहा है, टाइल्स ख़राब हो गई, नीचे से लीकेज है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो वारंटी का सिस्टम है इसमें, रेरा ने किया है, पहले नहीं होता था। देखो कहा कि 5 साल की वारंटी दोगे आप, अब आपको क्या फ्लैट बेचने में खरीदने में वारंटी, हाँ भाई बिल्कुल, एक्ट ने कहा 5 साल की वारंटी देगा बिल्डर। कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, कोई भी क्वालिटी इशू होता है, बिल्डर उसको 30 दिन के अंदर, जब भी क्वारी उठाई है अलॉटी ने, उस बायर ने 30 दिन के अंदर वो कंप्लेन का रेजोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो और 5 साल तक ये पूरा करता रहेगा। तो ये 5 साल की क्या हो गई, लायबिलिटी है उसकी, किसकी, प्रोमोटर की, ठीक है। तो ये है इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी, ये है पोस्ट हैंड ओवर। नाउ नहीं किया तो देखो पेनल्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि 10% ऑफ प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 10% तक पेनल्टी लग सकती है, या फिर नहीं माना 3 साल तक की जेल हो सकती है। प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, और डी रजिस्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको बैंक लोन नहीं देते, आपको कोई ख़रीदता नहीं है प्रोजेक्ट, आपका पूरा पैसा लगा हुआ बर्बाद हो जाता है, और फिर ट्विन टावर्स वाली नौबत आ सकती है, और जेल में भी बिल्डर्स बहुत सारे हैं अभी इस टाइम पे, तो आप वो पता कर सकते हैं। तो ये पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस है। नाउ उसके बाद है भैया ऑन गोइंग कंप्लायंस, ठीक है। ऑन गोइंग कंप्लायंस का मतलब है कि आपको टाइम टू टाइम क्या क्या चीज़ें करते रहनी है, जैसे कि रेगुलर अपडेट करोगे अपना रेरा पोर्टल, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा कंप्लीट होंगे, ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन फॉर इंस्पेक्शन, कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है, कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, तो रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए। एंड बायर्स कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन विद अलॉटीज हमेशा होगा। तो ये है ऑन गोइंग कंप्लायंस। नाउ तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो थी जो कि बिल्डर को कंप्लाई करनी है। अब बिल्डर तो खुद करेगा नहीं ना, आप उसके उनके ऑफिस में बैठे हो या फिर आप उनकी चीज़ें देख रहे हो, एडवोकेट हो, तो आपको ही करना है। तो बेसिकली आपको जानना है, जो खरीद रहे हैं उनको जानना है कि इसने किया कि नहीं किया, जो बेच रहे हैं उनको तो जानना ही है। और ऐसे ही आगे और भी कंप्लायंस, मतलब इसमें मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ ताकि आपको फुल नॉलेज हो बेचने की, खरीदने की, हर चीज़ की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।